24 दिसंबर 2009 बड़े बड़े शहरों की जमीन के नीचे मेट्रो ट्रेन के लिए चुपचाप सुरंग खोद देने वाली एक बड़ी टनल बोरिंग मशीन उस समय फंस जाती है जब वह एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोद रही थी। मशीन के फंसते ही जमीन से अत्यधिक मात्रा में पानी बहने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इस मशीन ने ग्राउंड वाटर के एक बड़े जल भंडार में छेद कर दिया है। बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलाए जाते हैं, लेकिन ये इंजीनियर्स न तो इस पानी को रोक पाते हैं और न उस फंसी हुई बोरिंग मशीन को रिकवर कर पाते हैं। दरअसल इंसानों की बनाई इस मशीन ने प्रकृति के बनाए एक बड़े जल भंडार में छेद कर दिया था। लंबे समय तक रोज 6 से 7 करोड़ लीटर पानी ऐसे ही बहता रहता है और फिर एक दिन ये जल भंडार खाली हो जाता है। दोस्तों, हमारी कहानी में जिस टनल की बात हो रही है यह वही टनल है जो जोशीमठ लैंडस्लाइड की वजह से आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। ये किस्सा उत्तराखंड में गढ़वाल के पहाड़ों के भीतर का है। ये जल भंडार जोशीमठ के पास ही बहने वाली अलकनंदा नदी के लेफ्ट साइड पर खड़े पहाड़ के 3 किलोमीटर अंदर था। हिंदुओं और सिखों के पवित्र स्थल बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का गेटवे कहा जाने वाला यह वही जोशीमठ नगर है जिसके लैंडस्लाइड की खबरें आजकल सुर्खियों में है। इस नगर के 700 से ज्यादा मकानों में दरारें आ चुकी हैं और लगभग 70 से ज्यादा परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है। बाकी लोगों को सरकारी राहत शिविरों में रहने को कहा गया है। जोशीमठ वाले जल भंडार के खाली होने से इलाके के कई छोटे झरने और पानी के स्रोत सूख गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना पानी जोशीमठ के नीचे की जमीन भी सूख रही है। इसी वजह से दरके हुए पहाड़ों के मलबे पर बसा जोशीमठ अब धंस रहा है। उनका दावा है कि अब इस नगर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। ये टनल जोशीमठ में बन रहे विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए खोदी जा रही थी और यह प्रोजेक्ट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC का प्रोजेक्ट है। यानी इसमें नदी के पानी को बांध बनाकर स्टोर नहीं किया जाएगा, बल्कि बैराज के जरिए तेज ढलान वाली सुरंगों से बहते हुए पानी की पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। यह बैराज 200 मीटर लंबा और 22 मीटर ऊंचा होगा और इस बैराज में पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए 12 मीटर ऊंचे और 14 मीटर चौड़े 4 गेट होंगे। जियोलॉजिस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री रानीचौरी में HOD SP सती कहते हैं जोशीमठ टूटे हुए पहाड़ों के जिस मलबे पर बसा हुआ है वह अब धंस रहा है और अब इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि 50 से 100 मकान एक साथ गिर जाएं। इसलिए अभी सबसे जरूरी यह है कि लोगों को यहाँ से सेफ जगह पर शिफ्ट किया जाए। माना जाता है कि जोशीमठ शहर मोरेन पर बसा हुआ है, लेकिन यह सच नहीं है। जोशीमठ मोरेन पर नहीं बल्कि लैंडस्लाइड मटेरियल पर बसा हुआ है। मोरेन उस मटेरियल को कहते हैं जो सिर्फ ग्लेशियर द्वारा लाया जाता है, बल्कि ग्रेविटी के चलते पहाड़ों के टूटने से जमा हुआ मटेरियल को लैंडस्लाइड मटेरियल कहा जाता है और जोशीमठ ऐसे ही मटेरियल पर बसा हुआ है। करीब 1000 साल पहले भी यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था। तब जोशीमठ कत्यूरी राजवंश की राजधानी था। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल अपनी किताब उत्तराखंड का इतिहास में बताते हैं कि लैंडस्लाइड के चलते तब जोशीमठ की पूरी आबादी को शिफ्ट किया गया था। जोशीमठ की आबादी को नई राजधानी कार्तिकेयपुर में शिफ्ट किया गया था। यानी जोशीमठ एक बार पहले भी धंस चुका है। इस मुद्दे को समझने के लिए जोशीमठ के भूगोल पर भी एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। सी लेवल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ जोशीमठ तीर्थ यात्रियों और ट्रैकिंग करने वालों के लिए एक जरूरी रास्ता हो जाता है। ये शहर एक नाजुक पहाड़ी के ढलान पर बसा है। जोशीमठ चारों ओर से नदियों से घिरी पहाड़ी के बीच में स्थित है। जोशीमठ के ईस्ट में ढकनाला, वेस्ट में करमनासा, नॉर्थ में अलकनंदा और साउथ में धौलीगंगा नदियां बहती हैं। साल 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगभग 4000 मकानों में 20,000 लोग रहते हैं और साथ ही 100 से ज़्यादा होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे भी हैं। साथ ही समय के साथ साथ यहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ती रही है, जिससे जमीन पर दबाव बढ़ा है। इस इलाके में काफ़ी लंबे समय से कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, जिसकी वजह से बड़े बोल्डर, अन्य चट्टानों में लैंडस्लाइड और घरों में दरार जैसी स्थिति सामने आ रही है। इसके अलावा लैंडस्लाइड के कुछ अन्य रीजन भी हैं, जैसे उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी USDMA की एक स्टडी के अकॉर्डिंग पेरेनियल स्ट्रीम, स्नोफॉल, हैवी रेन और नीच चट्टानें भी लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं।
तीनों टर्म्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पेरेनियल स्ट्रीम का मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। नदियों से घिरे होने के कारण यहाँ पर जमीन के नीचे और ऊपर पानी झरने की तरह लगातार बहता रहता है। इससे धरातल पर नमी बनी रहती है और जोशीमठ जहाँ स्थित है वहाँ पर जमीन के नीचे की चट्टानें भी कमजोर हैं। पेरेनियल स्ट्रीम से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। स्नोफॉल और तेज बारिश भी एक रीजन माना जाता है लैंडस्लाइड का। जोशीमठ के ऊपरी इलाके में बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल और तेज बारिश होती है। मौसम खुलने की वजह से बर्फ पिघलती है और जोशीमठ के चारों ओर नदियों में पानी का फ्लो और भी तेज हो जाता है। यह भी एक कारण माना जाता है सतह के कमजोर होने और लैंडस्लाइड का। नीच चट्टानों के टूटने से भी इस इलाके में लैंडस्लाइड होती है। नीच चट्टानों का मतलब है ऐसी चट्टानें जो टेम्परेचर और हवा की वजह से तेजी से आकार बदल लेती हैं और जोशीमठ के अधिकतर क्षेत्रों में ऐसी ही चट्टानें पाई जाती हैं। इनकी सतह खुरदुरी और दानेदार होती है। इनके बारे में हमने स्कूल के दिनों में भी पढ़ा होगा। जमीन के नीचे की चट्टानों को 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है और सबसे ऊपरी सतह को मेटामॉर्फिक चट्टानें कहते हैं। मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित, यानी ऐसी चट्टानें जो तेजी से आकार बदल लेती हैं। मेटामॉर्फिक चट्टानों का सामना जब बहुत अधिक टेम्परेचर और प्रेशर से होता है तो यह नीच चट्टानें बनती हैं। नीच चट्टानें अपक्षयी होती हैं। अपक्षय यानी पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट, और इस टूट फूट के कई रीजन हो सकते हैं। तेज हवाएं, पानी का तेज फ्लो, पेड़ों की जड़ें या फिर अत्यधिक टेम्परेचर भी चट्टानों में टूट फूट करता है। इन सब वजहों से अपक्षय या वेदरिंग होता है। जोशीमठ में नीच चट्टानें वहां रहने वालों की सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, यह थी डिटेल एनालिसिस जोशीमठ लैंडस्लाइड पर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लेकर आता रहूं। धन्यवाद।